दोस्तों, अनुसूचित जातियों के भूमि अधिकार। जब भूमि लैंड रिवेन्यू कोड की बात चल रही है तो इसमें जो एक पहले की प्रक्रिया थी कि जहां पर ये जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां थी, इनको खेती या कृषि करने का अधिकार था ही नहीं, क्योंकि इनके पास में कुछ था नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक है, जब भारत में समानता की बात आई, सभी के अधिकार की बात आई, तो सरकार ने उनके लिए भी कुछ बहुत सारी चीज़ें रखी, जिसमें 1984 में, ठीक है, एक सरकार द्वारा एक पहल की गई थी कि जो गांव में जो लोग हैं अनुसूचित जनजाति में और अनुसूचित हैं और जनजाति हैं, ठीक है, या फिर जो जंगलों में रहते हैं, उन सभी को थोड़ा थोड़ा इतना इतना सरकार की तरफ से, जो सरकार के पास में जो भूमि है उसको दे दिया जाए, ताकि वो अपना गुजारा इसमें कर सके। तो पट्टे पर जमीन दी गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, क्या कंडीशन रही, उसके लिए यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि उनके अधिकार क्या है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहां तक भूमि संबंधी मुद्दों का सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग DOLR केंद्र में नोडल मंत्रालय है, जो भूमि सुधार के क्षेत्र में निगरानी की भूमिका निभाता है। भूमि और इसका प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है। भारत के संविधान 7वीं अनुसूची 2 राज्य सूची प्रविष्टियां संख्या 18 के तहत प्रदान किए गए राज्यों के विशिष्ट विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत ये आता है। मतलब कहने का मतलब है, सरकार का अपना काम है, वो सरकार देखती है इस चीज को। चलिए, तो अनुसूचित जनजाति मतलब कि ST सबसे अधिक हाशिए पर अलग थलग और वंचित आबादी रही है। ST हाशिए का मतलब है, देखिए, रही है, पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। ST के भूमि अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए और आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान किए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम पहली लाइन के सेंटेंस को जानेंगे, ठीक है। इसमें किया गया है कि ST जो है ST अनुसूचित जाति या जनजाति, जो ये अधिक हाशिए पर रही है। हाशिए का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो और जितनी भी जातियां हैं, ठीक है, जाति नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से जो भारत में जो जाति प्रबंधन चल रहा है, उसमें जो चौथी जाति है उसको बोला जाता है शूद्र, ठीक है। तो शूद्र के अंतर्गत कौन आते हैं, मैं आपको बताता हूं। शूद्र के अंतर्गत यहां पर वो आते हैं जो अभी में भारत देश में निवास कर रहे हैं और जिनका जो जाति प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ होता है OBC, ठीक है। तो ये जितने भी OBC हैं वो सभी शूद्रों की गिनती में आते हैं। अब बात चल रही है यहां पर अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति और जनजाति को यहां पर हाशिए पर इसलिए कहा गया है कि ये चौथी जो सबसे निचले क्रम पर, जो निचले पायदान पर जो जाति है, इसमें इनको नहीं रखा गया है। अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को इनको उस पर नहीं रखा गया है, इसीलिए इनको वहां से और नीचे ढकेल दिया गया है, या फिर ये कहें कि इनकी गिनती ही नहीं की गई है। अब यहां पर ये देखिए कि जिसकी गिनती ही नहीं की जा रही है, क्या उसको कृषक बनाया जाएगा, उसको आसामी बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि भारत की जो पहले की व्यवस्था थी वो इसी तरह चलती आ रही थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब सरकार ने इस बात को देखा कि जो भारत में लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, या फिर जो जमीन, उनके पास में 2 ऑप्शन थे कि वो ऐसे लोगों को उनका अधिकार दिलाए। दूसरी, जो सरकार के पास में जो जमीनें हैं जो किसी काम की नहीं है, जिन पर वो ऐसे ही पड़ी रही हैं, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, उन सभी को पट्टे के नाम पर अलॉट कर दिया कि तुम यहां पर अपनी खेती करो, कृषि करो और अपनी जीवनचर्या को अच्छी से करो। सरकार की भी तरक्की होगी, भाई उसकी जमीन से उसको भी कर मिलेगा, उसको भी भू राजस्व मिलेगा और तुम्हारा भी काम होगा, ठीक है। तो चलिए उसी के बारे में देखते हैं और क्या कानूनी प्रावधान उनके लिए रखे गए हैं वो सब हम जानते हैं। यहां पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता। देखिए, अधिनियम 2006 संक्षेप में FRA धारा 4.5 में कहा गया है कि अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासी का कोई भी सदस्य नहीं है। मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या उसे हटा दिया जाएगा। मतलब कि जो जनजाति के लोग जो रहते हैं या फिर अनुसूचित जाति के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके अगर उनका कोई भी ऐसा उनका सदस्य उसमें नहीं है, कोई भी जिनके पास में जो जमीन का या उसका मैटर है उससे कोई भी संबंधित नहीं है, ठीक है,
या फिर कोई भी, इसमें यह कहा गया है कोई भी ऐसा जिसके पास में कोई अलॉट की हुई पहले से जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है और उसके अधिकार में भी कुछ नहीं है, और फिर भी वो जमीन को या जंगल की जमीन को या गांव की जमीन को कहीं पर भी वो जमीन को अलॉट करके उस पर कब्जा करके कुछ भी रहता है, तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जिसके नाम पर है नहीं वो अपनी मर्जी से तो कोई कर नहीं सकता, ये तो संविधान है, ये कानून है, कानून सबके लिए लागू होता है। पर जिसके नाम पर है ही नहीं कभी भी, ना उसके पूर्वजों से ना कभी, ठीक है, और उन्होंने ऐसी खाली पड़ी जमीन को घेर रखा है, तो उस पर तो उसको बेदखल किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे के ARF की धारा 5 के तहत ग्राम सभा को अन्य बातों के अलावा सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और जंगलों, जानवरों, जंगल और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए ग्राम सभा के में लिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार है। मतलब कि RAF की धारा, मतलब ये जो नया जो कोड है उसकी जो धारा 5 है उसके तहत ये कहते हैं कि जब बात आएगी ग्राम की तरफ से कि जंगलों को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे किया जाए, रोका जाए और अच्छी तरह की कैसे की जाए, जैव विविधता को कैसे रोका जाए, जंगली जानवरों से कैसे बचाव किया जाए, कोई भी जब इस तरह की जो प्रतिकूल, मतलब कि ये सारी जो चीजें अगर उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इनसे कुछ नुकसान होता है, तो जो ग्राम पंचायत उसके लिए जो फैसला लेगी वही सर्वमान्य होगा। उसके बाद सरकार ने भूमि अधिग्रहण, देखना अब यहां पर मेन पॉइंट आएगा, सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 संक्षेप में RSCTLRS अधिनियम 2013 लागू किया गया। उक्त अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और संविधान के तहत स्थापित ग्राम सभाओं के परामर्श से भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, जिससे भूमि के मालिकों को कम से कम परेशानी हो और अन्य प्रभावित परिवारों और अन्य प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करे जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित की गई है। देखिए अब यहाँ पर बात दूसरी आती है कि जो भारत में जिनके पास में जमीनें हैं, अब सरकार तरक्की करती है, ठीक है, कहीं पर नया शहर बसा देती है। जैसे आप देखेंगे कि भारत में तकरीबन 10 से 20 सालों में नोएडा जैसी सिटी, इतना जो अभी में भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से प्रख्यात है, कभी उस समय पर आकर अगर पहले देखोगे ना, तकरीबन 20 साल पहले जाकर के वो सोचेंगे तो वहाँ पर पता है क्या होता था, वहाँ पर कुछ नहीं, केवल रेत और बंजर भूमि और कंटीली झाड़ियाँ, ये सभी रहते थे, ठीक है, जंगली जानवर, वहाँ कोई भी नहीं भटकता था। और आज देखो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत की सबसे नंबर 1 सिटी, तो लेकिन वहाँ पर लोग भी रहते थे, ठीक है। तो अब उनकी जो भूमि है वो सरकार ने सभी को अधिग्रहित कर लिया। अधिग्रहित का मतलब सरकार ने कब्जा कर लिया। तो भैया ये जो नियम बना था 2013, वो बना था अगर सरकार या कोई भी व्यक्ति अगर किसी या तो सार्वजनिक कार्य के लिए या फिर देश के हित में या ग्राम के हित में किसी में भी अगर किसी की जमीन पर या किसी पर भी किसी के हक पर कब्जा करता है तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। और मुआवजा किसके अकॉर्डिंग होगा, वो जो उचित तय होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तभी तो सरकार ग्रहण कर लेती है सारी जमीनों को और उसका मुआवजा दे देती है, वही तो कंडीशन है। आगे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों की सुनवाई और राहत प्रदान करने के लिए पेश किया गया। मतलब कि जो अनुसूचित जाति है, मतलब SC और ST, उनकी जो भूमि थी पहले, लोगों उनकी जो भूमि थी पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े जो ये साहूकार ये होते थे ना, ये छोटे छोटे जो किसान होते थे ना, जिनको जमीन सरकार ने अलॉट की गई होती थी कि भाई चलो वहाँ पर तुम खेती करके अपना गुजारा कर लो, ठीक है। तो इनकी जो जमीन थी, ये जो गांव के जो साहूकार होते थे, ठीक है, गांव के जो दबंग लोग होते थे, जो सभी को देख रेख करते थे, प्रधान होते थे, ये सभी क्या करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, ठीक है। और कब्जा करने के बाद में क्या करते थे कि उनके नाम पर होती थी लेकिन उसको अपने नाम पर लिखवा लेना, उनसे पट्टा करवा लेना, उनके सिग्नेचर करवा लेना, अंगूठा लगवा लेना, सबको कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये हुआ तो ये जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब जो थोड़े ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें जानकारी थी नहीं, जैसा लोगों ने बहका दिया वो ठीक है, सरकार को दिखाने के लिए। जो पहले तो कोई भी चाहता ही नहीं था कि जो SC और ST वर्ग के नाम पर कोई ज़मीन हो, सरकार इनको ज़मीन दे, कैसे भी अलॉट हो, लेकिन सरकार का नियम था तो उन्होंने कर दिया।
चलिए ठीक है, क्योंकि 1984 में सबसे बड़ा जो ये प्रावधान हुआ था कि सबको जमीनों को, जो जो सरकार के पास जमीन है उन सबको पट्टे पर दे दी जाए, ताकि वो जमीन बंजर भी ना रहे, उससे रेवेन्यू भी प्राप्त हो, तो उसके लिए दे दी। हालांकि जो और लोग थे, जो मतलब कि जो गांव के दबंग, पैसा वाले और जो ऊंची जाति के लोग, तो वो नहीं चाहते थे इनको जमीन मिले, तो उन्होंने उस समय तो उनको जमीन चलो ठीक है वो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद जैसे उनके पास पहुंच गई उसके बाद धीरे धीरे उनसे वो किसी ने दबंगई देकर, किसी ने पैसे दे करके, किसी से छीन करके, किसी को अनैतिक रूप से पैसे दे कर्ज उन पर रख करके, जैसे भी है उनसे जमीनें उन्हें हथिया ली, उनके अंगूठा लगवा लग। पुरानी फिल्मों में देखते नहीं हो तुम, गांव के जो वो होते हैं ठाकुर साहब होते हैं, वो कौन सी मूवी है अरे यार वो, हाँ करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसमें कहते हैं, उसमें है, या फिर सूर्या मूवी है एक, हाँ सारी उसमें नहीं है, सूर्या मूवी है, तो उसमें सूर्या, विनोद मेहरा उसमें जो है हीरो हैं, उसमें कहते हैं कि ठाकुर गांव वालों के हाथ के निशान ले लें, दस्तखत ले लें, हस्ताक्षर ऐसे कुछ कहता है, ले लें कि नहीं अभी रहने दो, अभी इनको फ्री का खाने की आदत पड़ने दो। वो वाला डायलॉग नहीं है, वो सीधा यही है कि मतलब जो ये लोग होते थे, मतलब कि वो तो चलो ठीक है डायलॉग, वो फिल्म की बात है, लेकिन असलियत में सच्चाई वही है कि उन लोगों से उनके दस्तखत ले लिए जाते थे और उसके बाद उनसे उनको बेदखल कर दिया जाता था। तो उसी कार्य को रोकने के लिए सरकार बनी। सरकार ने नियम बनाए 1979 में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ जो अत्याचार, जो अपराध है, उसको रोकने के और ऐसे अपराधों की सुनवाई, राहत प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। ऐसे अपराधों से जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए पीड़ित के पुनर्वास के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना, या किसी भूमि का परिसर, पानी या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उनके अधिकारों के आनंद में हस्तक्षेप करना, या फसलों को नष्ट करना, या वहां से उपज को छीन लेना अत्याचार का अपराध या उक्त अधिनियम के तहत उसको सजा के अधीन बनाया गया। ठीक है, कि कोई भी उनकी जमीन को नहीं ले सकता इस तरह से। इसके अलावा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 3/8/2009 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि को डायवर्जन के बारे में सूचित किया। इस पत्र में राज्य सरकार का एक पत्र शामिल है, यह प्रमाणित करते हुए कि इस तरह के डायवर्जन से प्रस्ताव परियोजना के पूर्ण विवरण और स्थानीय भाषाओं में इसके निहितार्थ के साथ वनवासियों के प्रत्येक संबंधित ग्राम सभा के समक्ष रखे गए, जो ARF के तहत पात्र है। मतलब कि एक तो ये वाली कंडीशन हो गई जो SC/ST के साथ में गाँव में चल रही थी, उसके साथ में यही कंडीशन चल रही थी वन विभागों में। जो वनों में जो जातियां रहती थी, वो जो लोग थे वो पेड़ों को काटने लगे, उनके कबीलों को उजाड़ने लगे, उनका भी जीना दुश्वार कर दिया, तो उनके लिए भी राज्य सरकार ने सोचा कि उनके लिए भी हक दिलवाया गया। अब यहां पर जो SC/ST की बात आती है, उसमें एक बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी, ठीक है, जो सरकार 2003 शायद 7 में बनी थी, ठीक है, 7 से पहले बनी थी, हाँ, तो 2004 या 5 में एक अधिनियम सुश्री मायावती जी द्वारा लाया गया कि SC/ST की जो जमीन है, जो भूमि है, ठीक है, उसको कोई अगर वो अपनी कंडीशन में किसी में बेचते हैं या किसी को पट्टे पर देते हैं किसी पर, तो केवल उस जमीन को SC/ST वर्ग को ही दिया जा सकता है, किसी उच्च वर्ग को, OBC, ठीक है, या फिर जनरल किसी भी वर्ग के किसी व्यक्ति को उसको अलॉट नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने एक नियम बनाया था और ये नियम बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। इस नियम की वजह से ही जो अभी भी मतलब कि जो जमीनें हैं जो SC/ST वर्ग की, अभी भी कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति उन जमीनों को नहीं खरीद सकता। और इसका पॉजिटिव वे पड़ा कि अभी भी है कि जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, देखो जाति व्यवस्था रही और ये रही, ये कभी भी देश से इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली, ठीक है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर यही रहता है कि SC/ST की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, ये होता था। लेकिन मायावती जी ने जब से ये रूल बनाया कि उनकी जमीन को कोई और कब्जा नहीं कर सकता, कोई उसको खरीद नहीं सकता, कोई उनको नहीं दे सकता। अगर SC/ST वर्ग को किसी को जमीन बेचनी है अपनी मजबूरी में, तो वो किसी SC/ST के ही बेच सकता है, अन्यथा किसी को नहीं, ठीक है। तो ये कानूनी
प्रावधान है जो कि आप अब भी हैं, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में जनजातियों के लिए जो गांव, जो कबीलों में रहते थे, जो वनों में रहते थे, उनकी जमीन पर भी इस तरह से आगे ना किया जाए, क्योंकि उनके जो जमीन थी वहां पर पेड़ काट लिए जाते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए भी अधिकार बनाए गए, उनकी भी जो जमीन थी उसको उसकी बाउंड्री की गई कि इतनी जो जमीन है वो उनके लिए है, वो उसमें कुछ भी करें। ठीक है, तो ये जो विबंधन थे उत्तर प्रदेश में अभी भी कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहीं पर इस क्वेश्चन को हम करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।